Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ज़ू 510 का लेक्चर नंबर 54 जो है वायरल इन्फेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे इन फिशेस के। कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन हैं जो फ़िश को जो है लगते हैं, उनके अंदर जो है इन्फेक्शन होते हैं और किस वजह से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शार्ट क्वेश्चन यही बन रहा है कि व्हाट इज़ वायरस, एंड ये भी शार्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एंड ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ वायरल इन्फेक्शन इन फिशेज़, हाउ यू कैन डिफ़ाइन इट। ठीक है, आप कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो ये आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। सबसे पहले जो है वायरस हम देख लेते हैं क्या होते हैं। वायरस जो है ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है दैट कैन बी ओनली रिप्रोड्यूस बाय इनहैबिटिंग होस्ट सेल्स। ठीक है, इसे ज़िंदा रहने के लिए कोई होस्ट चाहिए जिसके जिस्म के ऊपर या अंदर या बाहर के सेल्स के ऊपर ये इनहेबिट कर सके, रह सके और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है सेल्स के होस्ट सेल्स के जो ज़रिए जेनेटिक मटेरियल के ज़रिए क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है और अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा और इसके अंदर रिप्रोडक्शन करवाएगा और ज़िंदा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक वायरस है जिसका नाम है साइप्रिडी हर्पेस वायरस। ठीक है, साइप्रिडी हर्पेस वायरस जो है ये डिज़ीज़ काज करता है। ये बेसिकली डिज़ीज़ का ही नाम है साइप्रिडी हर्पेस वायरस, जो कि फिशेस के अंदर होती है। और किस वायरस की वजह से होती है? हर्पेस वायरस। इसकी काज कौन है? हर्पेस वायरस का आपने नाम याद कर लेना है कि ये फ़िश के अंदर ये वाली डिज़ीज़ काज करता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? काजेज ग्रोथ दैट आर वाइट और ग्रे इन कलर एंड लुक लाइक मेल्टेड कैंडल लाइक वैक्स। इसमें यह होता है कि जो बॉडी होती है फिश की उसके ऊपर इस तरह की ग्रोथ हो जाएगी वाइट कलर की या ग्रे कलर की, और वो ग्रोथ किस तरह हमें महसूस होगी जैसे कोई कैंडल की वैक्स मेल्ट की हुई ऊपर लगाई हुई है स्किन के ऊपर। ठीक है, वो ऐसे फील होगी। तो यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ जो है इधर दिखाई भी दे रही होगी कि ये जो फिशेज़ हैं इनकी स्किन के ऊपर ऐसे लगता है कैंडल को वैक्स को जो है ना, कैंडल की वैक्स उसको मेल्ट करके लगाया हुआ है और उसका कलर वाइट या ग्रेश हो जाएगा। तो ये ग्रोथ होती है बेसिकली। ठीक है, जो खुद ही हो जाती है हर्पेस वायरस की वजह से। तो ये मुख्तलिफ इनकी फॉर्म्स जो है यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाई गई। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि फ़िश को हमने क्या करना है, फ़िश का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि वो खुद ही इस वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ सके। देखिए, अगर बैक्टीरिया की हम डिजीज़ देखी उसके लिए तो हमारे पास मेडिसिन थी, ड्रग्स थी, एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरस जो मेडिसिन है वो बहुत ही कम होती हैं। तो इसके लिए वायरस से लड़ने के लिए बेसिकली जो डिजीज़ होती है वायरस की, उससे कोई भी ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम ही लड़ सकता है। तो ये जो होगा फ़िश का इतना स्ट्रॉन्ग इनफ सिस्टम होना चाहिए दैट कैन फाइट ऑफ द इन्फेक्शन बट रिटेन द वायरस विद इन द बॉडी के अंदर वायरस रहेगा लेकिन वो उसके खिलाफ लड़ के उसे मार देगी। वैन इन पुअर हेल्थ द वायरस सिम्टम्स कैन रीअपीयर। वायरस जो होगी उसके वो जो है बॉडी के अंदर ही रहेगा, लेकिन जब हेल्थ दोबारा फ़िश की गिरने लगेगी, अगर वो एक दफ़ा रिकवर हो गई है इस बीमारी से, ठीक है, इस इन्फेक्शन से रिकवर होकर ठीक हो गई है, लेकिन दोबारा जैसे ही उसकी हेल्थ पुअर होगी, उसके न्यूट्रिएंट में कमी होगी या कोई ऐसा वैसा इशू होगा हेल्थ का, तो दोबारा इसके अंदर ही इसी बीमारी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन के पेयर हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वायरल इन्फेक्शन था जो हमने पढ़ा है साइप्रिडी हर्पेस वायरस। तो ये आप पे पार्ट क्वेश्चन ही आएगा। नेक्स्ट है कि स्प्रिंग वाइमा ऑफ कॉर्प। ये भी कॉर्प की बीमारी है जिसका नाम है स्प्रिंग वाइमा ऑफ कॉर्प है। इसकी काजिंग कौन करता है? रैपिडो वायरस कॉर्पियो। ठीक है, ये एक वायरस का नाम है। ये आपने MCQs के लिए याद कर लेना कि स्प्रिंग वाइमा कॉर्प जो डिजीज़ है वो किस वायरस की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स क्या है? जो स्किन होती है वो डार्किंग हो जाती है, उसका कलर ख़त्म हो जाएगा, उसके जो गिल्स होंगे वो पेल येलो कलर के हो जाएंगे, आइज़ जो होंगी वो पॉप आई होगी, प्रोट्रूडिंग इस तरह होगी, और जो वेंट है, ठीक है, ये आपको पेट नज़र आ रहा है, पेट का नीचे ऐसा ये वेंट होता है, ये प्रोट्रूडिंग हो जाएगा, जैसे ऐसे फूल जाएगा भरा हुआ। ठीक है, और जो गिल्स होंगे उनके अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी स्टार्ट, और इनकी जो आइज़ है उनके अंदर भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, और वो भी इनकी आइज़ की डिजीज़ भी लग सकती है। ये लेथरी होता है और एबनॉर्मल स्विमिंग पोजीशन। जैसे ये हालत होगी इस फिश की इस बीमारी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो जो इसकी स्विमिंग पोजीशन है वो एबनॉर्मल हो जाएंगी, यानी ये अपनी करेक्ट जो है प्रोपोर्शंस के साथ स्विम नहीं कर पाएगी, और स्विम करते हो सकता है ये बॉटम के जो टैंक है उसके बॉटम पे जाके बैठ जाए और स्विम ही ना करे। ठीक है, तो स्वोलन स्टोमिक हो जाता है इसके अंदर। आपको ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, इंटरनल आर्गन्स भी जो होंगे वो स्वेल हो जाएंगे, और इनके जो स्टोमिक होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो वेंट है वो उभरा हुआ नज़र आता है, प्रोट्रूडेड नज़र आता है। इसका ट्रीटमेंट जो है आपने याद रखना है MCQs के लिए, कोई इसका नॉन ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट इम्यून सिस्टम जो है वो इसके खिलाफ लड़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर बेसिकली होता क्या है?
ये फिशेस के अंदर एक इंटरनल गैस फील्ड ऑर्गन होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू द एबिलिटी ऑफ मैनी बॉडी जो फिशेस होती हैं टू कंट्रैक्ट देयर या फिर कंट्रोल देयर बॉयंसी। ठीक है, जो फ़िश की तैरने की सलाहियत है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए, इसमें ब्लैडर चाहिए। ये उसको क्या देता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और फ्लूइड फील्ड जो होती है गैस वाली हमारे पास एक कैविटी होती है। दिस कैन बी काज्ड बाय, अब ये स्विम ब्लैडर की जो बीमारी होती है ये क्या होता है, व्हाट इज स्विम ब्लैडर प्रॉब्लम, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसकी रीज़न पूछी जा सकती है तो आपने रीज़न बतानी है कि इसकी स्विम ब्लैडर की बीमारी जो है ना इसके अंदर डिफरेंट इकसाम की वजूहत हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कोई इंटरनल जो आर्गन है वो किसी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या किसी और इन्फेक्शन की वजह से स्वेल्व हो गया हो, इंटरनल आर्गन स्वेल्विंग हो गई हो। दूसरी हो सकता है कि अंदरूनी कोई ट्यूमर बन गया हो। तीसरी हो सकती है कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, या बैक्टीरियल। और हो सकता है कि इंटरनल डिफॉर्मिटीज़ हो, यानी इंटरनल आर्गन्स जो है वो अपनी नॉर्मली ग्रो नहीं कर रहे, उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली आ गई है। ऐसी तब्दीली जो कि नॉर्मल नहीं है उसे बोलेंगे इंटरनल डिफॉर्मिटीज़। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है, वाटर की कमी की वजह से जो इनका यूराइन है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा क्योंकि वो कंस्टिपेशन काज करेगी। फिर क्या होगा, पैरासाइट्स हो गए, ठीक है, पैरासाइट भी इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि इस फिश ने ओवर फीडिंग भी की हो तो स्विम ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम है, ये इसकी काजिंग थी। सिम्टम्स क्या होते हैं, बोबिंग एंड जोगिंग। फिश जो होती है इसका मतलब क्या है, बोबिंग का मतलब होता है टू मूव अप डाउन एंड ड्यूरिंग फ्लोटिंग इन वाटर। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फ्लॉट कर रहा होता है वाटर के अंदर वो या तो वो एक तवातर के साथ, एक तसलसल के साथ, एक मुतवाज़न जो है सतह के साथ, स्टैंडर्ड के साथ वो तैरता है। लेकिन जब ये होगी ना बीमारी, ये एक स्टैंडर्ड नहीं रख पाएगा, ठीक है, इसकी एबनॉर्मल हो जाएगी। कभी ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा फ्लॉट करते हुए अचानक से, कभी नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल जो होगी स्विमिंग पैटर्न इसके हो जाएंगे, इसका पैटर्न स्विम करने का नॉर्मल नहीं होगा। ये इसके सिम्टम्स होगा मेन। ट्रीटमेंट क्या कहते हैं कि ट्रीटमेंट तब भी हो सकता है जब हमें इस बीमारी की काज पता चलेगी। जैसे कि हमने पढ़ा कि इस डिज़ीज़ की, इस स्विम ब्लैडर की डिज़ीज़ की बहुत सारी वजूहत होंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, वजह ढूंढनी है। वजह ढूंढनी है, फिर उस वजह से के मुताबिक उसका इलाज करना है। लेस द काज कैन बी आइडेंटिफाइड टू इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। स्टार्वेशन ऑफ फिश, अगर ओवर फीडिंग की वजह से, अगर फिश ने बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग कर लिया है तो उसकी वजह से अगर ये बीमारी हो गई है तो हमने फ़िश को कुछ दिन के लिए क्या रखना है, बगैर खाए पिए रख देना है, उसे कुछ भी नहीं देना खाने के लिए, स्टार्वेशन कर देनी है। तो अगर ये फीडिंग ओवर फीडिंग की वजह से प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट कैन यू कॉजेज ग्रोथ एंड एबनॉर्मलिटीज़। ग्रोथ की एबनॉर्मलिटीज़ किस वजह से, किन वजूहत की वजह से होती है। एबनॉर्मलिटीज़ कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई, इसका या जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही है, इसका आंसर बन रहा है इन ब्रीडिंग एंड कंजेंशियल डेफॉर्मिटीज़। इन ब्रीडिंग का मतलब है कि ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग के दौरान जो पेरेंट्स की वजह से कोई जो होती है, जो नेक्स्ट जो उनका चाइल्ड होगा उसमें जो प्रॉब्लम बन सकती है। कंजेंशियल का मतलब यह है कि पैदाइशी कोई बीमारी हो सकती है, एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ट्यूमर और स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, किसी भी वजह से वायरल ग्रोथ हो सकती है। और अगर एबनॉर्मलिटी से ग्रोथ में किसकी वजह से आ सकती है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी न्यूट्रिशन जो होगी इनकी डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। इंटरनल डिसऑर्डर्स हो सकता है, जैसे कि पैरासाइट है जो कि इसके अंदर रह सकता है और इसके फ्लूइड और इसके जिस्म के ऊपर बीमारी फैला सकता है, फ्लूइड खा सकता है, इसकी न्यूट्रिशन ले सकता है पैरासाइट जो है, और बदले में इसके जिस्म के किसी भी आर्गन को क्या करता है, स्वेल कर सकता है। फिश इंजरीज़ क्या होती हैं, अब अपनी याद रखना है, फ़िश की जो डिजीज़ होती हैं वो और चीज़ होती हैं, फ़िश इंजरीज़ जो होती हैं वो और चीज़ होती हैं। फ़िश इंजरीज़ की वजह से किसी भी वजह से फ़िश को कोई ज़ख्म हो जाए, ठीक है, जैसे इंसानों का एक्सीडेंट हो तो ज़ख्म होता है, वो बीमारी नहीं होती। ऐसे ही कोई फ़िश को इंजरीज़ हो जाए तो क्या होगा, फ़िश की जब इंजरी होगी तो हमने क्या करना है, उसको उठा के किसी अलग टैंक में रख देना है, उसकी केयर करनी है, उसके ज़ख्म को साफ़ करते रहना है ताकि उसके ऊपर इन्फेक्शन ना हो। दूसरी ये होता है कि जैसे ही इंजरीज़ होगी उस जगह पे जहाँ पे ज़ख्म आया है फ़ौरन आके कौन अटैक करने लग जाएंगे, बैक्टीरियल, फंगस और वायरस अटैक कर सकते हैं, तो हमने उसको इसलिए अलग ही रखना है। इसके अलावा क्या है कि अगर इंजरीज़ हो भी गई हैं तो हमने उस फिश को अलग इसलिए भी रखना है ताकि उसके ऊपर स्ट्रेस ना आए, ठीक है, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो होगा वो प्रॉपरली ग्रो करके उस इंजरीज़ को ठीक करने की मदद करेगा, हील करेगा। और उसको हमने स्ट्रेस में नहीं रखना, यानी उसको उसके हेल्थ और जो इंजरी हुई है उसके मुताबिक उसे इन्वायरमेंट देना है, पहले वह इन्वायरमेंट से निकाल देंगे। इंजर्ड फिश हैव ऑफ्टन बीन बिल्ड बाय टैंक मेट्स, ठीक है, क्योंकि ये इंजर्ड फिश का मतलब यही है कि जब इंजर्ड फिश उसने नॉर्मल फिश के अंदर रखेंगे जिनको इंजरीज़ नहीं आई भी, तो वो उन टैंक मेट्स के साथ क्या होगा, इसका इख्तलाफ हो सकता है, इसको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। इंजरीज़ कैन बी साइड
साइट ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। इंजरीज जो होगी, प्राइमरी इन्फेक्शन तो कोई और डिजीज़ हो सकती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई इंजरी हुई है, इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इंजरीज की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसे बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। स्ट्रेस जो होगा, बुलिंग और इंजरीज और इन्फेक्शन की वजह से पैदा हो सकता है, तो इम्यून सिस्टम को इसको इतना ग्रो करना चाहिए कि वो इन स्ट्रेस के खिलाफ लड़ सके। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कोई भी डिजीज़ हो जाती है या पैरासाइट अटैक कर देता है, तो इन दोनों से, पैरासाइट से और डिजीज़ से अपने आप को ये फ़िश कैसे बचाए, इसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ है कि जिस टैंक है वाटर का, ठीक है, जिसके अंदर हमने फिशेज़ रखी हुई, वो जो वाटर का टैंक है उसकी कंडीशन सूटेबल होनी चाहिए, उसकी pH जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर की जितनी रेंज उसकी ज़रूरत है वो उतना होनी चाहिए, वाटर हार्ड नहीं होना चाहिए, वाटर जो होगा उसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल यानी नाइट्रेट का लेवल जो है वो भी लो होना चाहिए। उस वाटर के अंदर हमने बेसिक जो डाइट है न्यूट्रेंट से भरी हुई वो देनी है। ये चीज़ें हैं जो आपने इसको रीड आउट यहाँ से कर लेना है। और कुछ फिशेज़ जो होगी सिर्फ वो ऐड करनी है। अगर आपके पास एक ऑलरेडी टैंक है, फिशेज़ उसमें मौजूद हैं, आप एक न्यू फ़िश ला के उसके अंदर कल्चर करवाना चाहते हैं, तो जो न्यू फ़िश होगी सबसे पहले वो आप डायरेक्ट ला कर इसके अंदर कल्चर नहीं करवाएंगे। हो सकता है न्यू फ़िश के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, बीमारी हो जो इनको भी बीमार कर दे, तो हम क्या कहेंगे, न्यू फ़िश को पहले क्या करेंगे, क्राइटीना करेंगे, उसको अलग रखेंगे कुछ दिनों के लिए, ताकि वो उसकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम कंसर्न है ना हमें, वो ठीक हो जाए, हमारी कंसर्निटी दूर हो जाए। स्टेरिलाइज करेंगे, डेकोर और क्लीन न्यू प्लांट्स टू इंश्योर। लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी हम प्लांट्स के अंदर फिशेस के अलावा डेकोरेशन के लिए प्लांट्स डालते हैं, ठीक है, कोई भी हम डेकोरेशन करते हैं उसको भी हमने क्या करना है, स्टेरिलाइज करना है, प्लांट्स को भी साफ़ रखना है, जरासीमों से पाक करना है, उस डेकोरेशन को भी, ताकि कोई भी उन डेकोरेशन और प्लांट्स की वजह से किसी पैरासाइट का एग्स या लार्वा वाटर में दाखिल होकर ग्रो करना शुरू ना कर दे, बीमारी ना करे। प्रिवेंशन वो फिर भी ये बात आलम में ये कह रहे हैं कि सबसे मेन जो चीज़ है वो बेहतर ये है कि इलाज से एहतियात बेहतर है कि आप प्रिवेंशन करें। तो प्रिवेंशन कैसे होगी, प्रिवेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन फिशेज़ के लिए, जो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो आपने स्टॉकिंग के लिए रखा हुआ है उसके लिए कोई स्ट्रेस ना पैदा करें, और उसका प्रॉपर जो है स्टॉकिंग सिचुएशन दें, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस कर ली है कि डाइट अच्छी हो, वाटर अच्छी क्वालिटी का हो, फिल्टर हुआ हो, pH उसकी अच्छी हो, ठीक है, टेम्परेचर बैलेंस हो, मैनेजमेंट प्रैक्टिस यानी टाइम टू टाइम उनको खुराक दें, टाइम से वाटर जो है वो टैंक का चेंज करें, साफ़ रखें। आइडियल वाटर ट्रीटमेंट यानी वाटर का जो ट्रीट करके आपने टैंक के अंदर वाटर डालना उसका ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, वो जैसिमो से बिल्कुल पाक होना चाहिए, अच्छा सा फिल्टर होना चाहिए। प्रिवेंशन मीन्स क्या करनी चाहिए कि हर साल जो होती है, हर जो अक़साम होती हैं एनिमल्स की, ठीक है, हर एनिमल्स की साल में वैक्सीनेशन का, हर बीमारी का वैक्सीनेशन का एक दौरानिया होता है कि इस बीमारी को इस साल के इस मंथ में हमने इस बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन देनी है, फालसी टीका लगाना है। तो उस बीमारी का अटैक होगा फिर बाद में, तो वो क्या होगा, डिजीज़ के ख़िलाफ़ है, फिर फिश लड़ने के काबिल होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले से वैक्सीनेशन करवा के रखें, उनकी स्ट्रेस ट्रीटमेंट, अगर कोई स्ट्रेस हो भी जाता है फिशेज़ को जिसकी वजह से उनके ऊपर बीमारी पैदा हो रही है, तो उनको हमने स्ट्रेस को ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो केमिकल्स एक्स्ट्रा रिमूव करके या फिर न्यू केमिकल्स डाल के, और यूज़ करनी है। अगर ज़्यादा बीमारी पैदा हो जाए तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, और एंटीवायरल डिजीज़ के लिए एंटीवायरस जो हैं मेडिसिन वो यूज़ करेंगे एंटीवायरस के लिए। सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब यही है कि हमें पता होना चाहिए किस स्पीशीज़ के मेंबर को किस स्पीशीज़ के मेंबर के साथ ब्रीड करवाना है और न्यू जनरेशन किस तरह की पैदा करवानी है, तो अनइंटेंशनल और इंटेंशनली पैदा होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि बैच कल्चर जो होगा, बैच कल्चर में बहुत ज़्यादा हम जो ज़्यादा नंबरिंग ऑफ जो होती है ना कल्चर, जो चीज़ हमने कल्चर करनी है उसका हम साइज़ भी ज़्यादा लेते हैं, उसके नंबर भी ज़्यादा लेते हैं, यानी मिकदार में ज़्यादा लेके उसको हम कल्चर करवा सकते हैं। उसका हमने साइज़ जो होगा वो कहते हैं बैच कल्चर का काम रखें, ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा सेहत के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एग जो होते हैं, ठीक है, जो कि फंगल्स की वजह से किसी फंगस के स्पोर हो सकते हैं, बैक्टीरियल्स की भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनको भी कंट्रोल होना चाहिए। इंटेंसिव सिस्टम यानी बहुत ज़्यादा जो लंबा और कम्प्लेक्स सिस्टम है एक्वा कल्चर का, उसके हवाले से जो बैच कल्चर होगी फ़िश की कल्चरिंग का, वो हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसके मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सारी कल्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि सिल्क वर्म और बॉक्स मोरी के मुतल्लिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका, तो उसमें शॉर्ट और लॉन्ग मस्ट आता है। तो यहाँ तक तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।